नमस्कार आदाब, मैं शरी यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव परिणाम से एक दिन पहले ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वोटिंग प्रतिशत से लेकर काउंटिंग तक दी जानकारी। राहुल गांधी बोले फैंटेसी, सोनिया गांधी बोली गलत, क्या वाकई उलट सकते हैं एग्जिट पोल्स। उद्धव ठाकरे के एनडीए में शामिल होने वाले रवि राणा के बयान पर संजय राउत का करारा जवाब। लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही महंगा हुआ दूध, अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी 2 रुपए लीटर बढ़ाया दाम। लोकसभा चुनाव परिणाम पर बोले अखिलेश यादव, कहा देश नकारात्मक ताकतों से होने जा रहा है आजाद। ओपी राजभर का यूपी के मुसलमानों पर बड़ा बयान, का मुसलमानों को आनी चाहिए अकल। हवा में मौत का एयर शो, टकराए विमान, पायलट की मौत। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान खत्म होने के बाद कल यानी 4 जून को वोटों की गिनती होने जा रही है। वोटों की गिनती से एक दिन पहले चुनाव आयोग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दौरान निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में भाग लेने वाले सभी मतदाताओं का खड़े होकर अभिनंदन किया। मीडिया को संबोधित करते हुए चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमने 642 मिलियन मतदाताओं का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उसी हिसाब से 17C कम से कम 30 से 35-40 लाख उनके हाथ में है, जिसको वो मिलाएंगे। और वहां माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, कौन नहीं है? कम से कम 70-80 लाख लोगों के बीच में ये काम हो रहा है। कहीं से कहीं तक कोई गलती इस प्रोसेस में हो ही नहीं सकती, सिस्टमिक गलती नहीं हो सकती। It works like a clock with the precision of a clock. जैसे छोटी सुई कब चलेगी सेकंड की, तो बड़ी कितनी चलेगी, तो फिर घंटे की कितनी चलेगी। It works with that precision. Entire election process. So we want to say सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ह्यूमन प्रॉब्लम किसी से भी हो सकती है, आपके ऑफिस में भी किसी से ह्यूमन प्रॉब्लम हो सकती है, गाड़ी चलाने में भी हो सकती है, उसको हम डील करेंगे। लेकिन firmly we want to say that entire counting process is एब्सोल्युटली रोबस्ट। जैसे क्या है रोबस्टनेस, दिखाते हैं आपको। जब ईवीएम शुरू हुई तो पहले रैंडमाइज हुई, चुनाव से पहले कैंडिडेट साथ में रहे, उनके एजेंट साथ में रहे, उसका नंबर उनको दे दिया गया कौन से बूथ पे कौन सी जाएगी। सारा प्रोसेस उन्होंने पोलिंग स्टेशन पे बैठ के देखा, किसने किसको डाला। ईवीएम पे स्लिप भी लगाई, स्लिप पे साइन भी किया, ग्रीन स्लिप, रेड स्लिप, दिस स्लिप, दैट स्लिप, बंद भी किया, सब जगह सिग्नेचर भी किया। उसके बाद फॉर्म 17C की कॉपी उसी समय ले ली। 17C मेरे ख्याल से आज के दिन पूरी कंट्री में 17C के बराबर तो दूसरा फॉर्म नहीं है जिसकी चर्चा हो सकती है। सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म वही है। यूपीएससी के बच्चों को, सारे एग्जाम वाले बच्चों को तैयारी करनी चाहिए 17C क्या होता है। उसकी कॉपी ले ली, सीलिंग कर दी। स्ट्रांग रूम की सीलिंग में आप खड़े हुए हो, 24 घंटे वहां फोर्स लगी है, जिसमें आप भी बैठे हुए हो, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ऑब्जर्वर की वॉच है, माइक्रो ऑब्जर्वर देख रहे हैं। और कुछ दिनों पहले एक वीडियो चल रहा था। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने आज कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के असर परिणाम एग्जिट पोल के अनुमान से बिल्कुल विपरीत होंगे। सोनिया ने कहा है कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, बस इंतजार कीजिए और देखिए। कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को फैंटेसी पोल बताया था। वही कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सभी एग्जिट पोल को खारिज करते हुए कहा था कि ये पहले भी गलत साबित हुए हैं। दरअसल अधिकतर एग्जिट पोल में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से इस पोल्स के नतीजों को खारिज किया जा रहा है। अलग अलग चैनलों पर प्रकाशित होने वाले एग्जिट पोल्स कितने सटीक बैठते हैं ये तो रिजल्ट के दिन ही साफ होगा, लेकिन पिछले 4 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स के रिजल्ट इस परिस्थिति जरूर साफ कर देता है कि एग्जिट पोल्स को ही अंतिम लकीर समझ लेना समझदारी नहीं है। महाराष्ट्र के अमरावती से विधायक रवि राणा ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे मंगलवार को लोकसभा चुनाव परिणाम आने के 15 दिन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में शामिल हो जाएंगे। इस पर संजय राउत ने जवाब देते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे 25 सालों से शिवसेना का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें उद्धव ठाकरे पर कुछ भी बोलने का हक नहीं है।
संजय राउत ने रवींद्र राणा के उद्धव के एनडीए में शामिल होने वाले बयान पर करारा जवाब देते हुए कहा कि उद्धव 25 साल से शिवसेना का नेतृत्व कर रहे हैं। हम अपना रुख तय करेंगे, उद्धव ठाकरे इस पर फैसला करेंगे। रवि राणा जैसे किसी व्यक्ति को उद्धव ठाकरे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अमरावती जिले के बंडरेना में से विधायक रवि राणा ने रविवार को संवाददाता से कहा था कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 15 दिन के अंदर उद्धव ठाकरे उनकी सरकार में होंगे और आने वाला समय मोदी जी का है। यह बात उद्धव ठाकरे जानते हैं। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी के नेताओं को अपने साथ रक्तचाप की दवा और डॉक्टरों को रखना चाहिए, क्योंकि 4 जून को मतगणना वाले दिन उनमें से अधिकतर बीमार पड़ जाएंगे। एमवीए के उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही देश की 2 सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक कंपनियों ने अपने उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। पहले अमूल ने दूध के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। इसके 12 घंटे के बाद ही मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर बाजार में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने दूध के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। इसकी वजह पिछले 15 महीने में लागत में बढ़ोतरी बताया गया है। सभी प्रकार के दूध की कीमतों में बढ़ोतरी आज से दिल्ली एनसीआर के साथ साथ अन्य बाजारों में भी लागू हो गई है। इस पर विपक्ष ने हमला बोला है। ये क्यों बता दे, आपके स्वास्थ्य बेहतर हो इसके लिए अमूल ने भी अपने दूध की कीमत बढ़ा दी है। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो इसलिए अमूल के लोगों ने भी कुछ 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। अब पराग भी बढ़ा देगा। तो आखिरकार इसीलिए मैंने कहा कि इन्होंने अपने लोगों को मुनाफा कमाने के लिए महंगाई का बढ़ाने का काम किया है। अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। आखिर मुनाफा किसके पास जा रहा है? मुनाफा और महंगाई का हमने हमेशा उदाहरण दिया, याद होगा आपको, पार्ले जी बिस्किट पैकेट का, कि उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया, चाहे उन्हें पैकेट का बिस्किट हटाना पड़ जाए। चुनाव खत्म हो गया, हर चीज महंगी होगी। आप बताओ, बिजली कहीं मिल रही थी? जिन फेजेस में चुनाव खत्म होता चला जाता, बिजली कहां थी? और यह भी हो सकता है कि धीरे धीरे काउंटिंग करें और रात में बिजली गुल करें। नहीं, चुनाव के लिए बोल रहा हूं मैं कि काउंटिंग को धीमे धीमे करें और रात में बिजली गुल करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की सभी 7 चरणों में मतदान संपन्न होने के बाद 4 जून को देश की सभी 543 सीटों पर वोटों गिनती होगी। वोट काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इनमें जम्मू कश्मीर की 5 सीटें भी शामिल हैं। वोट काउंटिंग की तैयारियों के बीच जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष ने बड़ा दावा किया है। जो कल से पार्लियामेंट इलेक्शन के एस्पेक्ट को दिखाए, उससे जो है लोगों में अजीब सी मायूसी छा गई। इसलिए कि जो कांग्रेस पार्टी की कैलकुलेशन है, सर्वे है, और जो पहले से सर्वे दिखाया जा रहा है, उस सर्वे के बिल्कुल अगेंस्ट ये ऑब्जेक्टिव चल रहा है। जहां हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, मैंने इलेक्शन शुरू होने से पहले भी और इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन होने के बाद भी आपको 2 लफ्ज से कहा था कि इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर की 5 सीटें जीते। और हम आज भी उस बात पे पूरा एतमाद रखते हैं और हमें जम्मू कश्मीर की जो पब्लिक है, जिन्होंने हमें वोट दिया, उस पर पूरा यकीन है कि हम बराबर उधमपुर की सीट भी कांग्रेस पार्टी ने जो लड़ी और जम्मू की सीट भी एक अच्छी मेजॉरिटी वोट से जीतने जा रहे हैं। जहां तक उधमपुर की सीट का ताल्लुक है, जो हमारा चिनाब रीजन है, जिसमें रामा डिस्ट्रिक्ट है, डोडा डिस्ट्रिक्ट है, कष्टवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, उन्हीं 3 डिस्ट्रिक्टों से हम 1 लाख वोट टचिंग हम लीड वहां से प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें 13 विधानसभा है। बनिहाल चेक कर लेना जिस दिन बैठी की 45,000 से ज्यादा हमारी लीड होगी वहां से। और ये जो चैनलें बोल रही है कि कांग्रेस 0 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 से 2, ये तो फिर फ्रॉड है, सरासर फ्रॉड है। लेकिन हमें डेमोक्रेसी पे भरोसा है, लोगों ने वोट डाला है, लोगों ने जो
शिवलाल सिंह को भी बड़ी लीड से जिताया है और रमन मल्ला साहब जो 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इनकी पार्लियामेंट है 18 की 18 कॉन्स्टिट्यूंसियों में 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसियां छोड़ के सब पे लीड है जो हमारी सरकार। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि चुनाव आयोग के बारे में लोगों के मन में बहुत शंका है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, लेकिन जिस तरह से बार बार विपक्षी दलों को जाकर चुनाव आयोग के आगे हाथ जोड़ना पड़ता है, कुछ बातें सामने लानी पड़ती हैं, चुनाव आयोग सुना अनसुना करती है। ये निष्पक्ष संस्था के लक्षण नहीं है। प्रधानमंत्री चुनाव के दिन ध्यान पर बैठते हैं और चैनलों का पूरा फोकस उन पर आता है। ये एक प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में लोगों के मन में बहुत शंकाएं हैं। इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन जिस तरह से बार बार हमको जाकर सभी विपक्षी दलों को जाकर चुनाव आयोग के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, कुछ बातें सामने लानी पड़ती है और चुनाव आयोग भी सुना अनसुना करती है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी का लक्षण नहीं है। प्रधानमंत्री चुनाव के दिन ध्यान को बैठते हैं और पूरा फोकस चैनल पर उनका ऊपर आता है। ये एक प्रकार से आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। देश के गृह मंत्री जो जयराम रमेश जी ने कहा है, देश के गृह मंत्री देश के विभिन्न क्षेत्र में लगभग 150 कलेक्टर और डीएम को फोन करके जो सूचना देते हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। पोलिंग एजेंट को जिस तरह से रोका गया पोलिंग एजेंट उम्मीदवार की, ये भी ठीक नहीं है, पहले कभी हुआ नहीं था। एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं और उस माध्यम से प्रेशर किया जा रहा है लोगों के ऊपर मानसिक, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। कल अब काउंटिंग शुरू होगा, तब क्या होगा मुझे पता नहीं। तो हम बार बार ये चुनाव आयोग से कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट, एक कहना पड़ता है इस देश में लोकतंत्र में कि आप इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप समझ लीजिए, आप किसी के गुलाम नहीं हो, चाहे बीजेपी हो चाहे और कोई सत्ताधारी पार्टी हो, आप उनके गुलाम नहीं हो, आप इंडिपेंडेंटली काम करो। लेकिन चुनाव आयोग काम नहीं करता है। चुनाव आयोग बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच, बीजेपी की एक शाखा इस तरह से काम कर रहे, इसलिए इस देश का लोकतंत्र 10 साल में संकट में आया, खतरे में आया। तो हम कल पूरी एकजुटता से हमारे लोगों को कहा है, आखिरी होठ की गिनती होने तक आप वहाँ बैठिए, डट के रहिए। आपके ऊपर दबाव लाया जाएगा, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, हाँ, आपको डिमोरलाइज किया जाएगा, लेकिन आप वहाँ से हटे नहीं। ये हमारे सभी इंडिया आघाड़ी के जो प्रमुख लोग हैं, कार्यकर्ता है, पोलिंग और बूथ के एजेंट है, वहाँ के सबको संदेश दिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव परिणाम घोषित होने के एक दिन पहले मीडिया को संबोधित करते हुए दावा किया है कि 4 जून को देश नकारात्मक शक्तियों से आजाद होने जा रहा है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर बयान दिए हैं। मुद्दे के सहारे मोदी सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने कहा कि राजनीतिक रूप से चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में कैमरे के सामने धांधली की, चुनी हुई सरकार ने गिराई, खरीद फरोख्त की नकारात्मक सियासत को जायज ठहराया, पारिवारिक रूप से राजनीतिक फायदे के लिए परिवारों को लड़वाया, मानसिक रूप से भाजपा ने अपने ही समर्थकों को हिंसक बनाया, मॉब लिंचिंग को सही ठहराने की साजिश भी की है। हम और आप पूरे जनता के बीच में थे पूरे चुनाव भर, और इतनी तपती गर्मी में, भीषण गर्मी में लोगों ने इस लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत बनाने के लिए मतदान किया। कहीं भी किसी जगह पर ऐसा नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग आए हों। उनके टेंट खाली थे, मैदान खाली थे, और इसमें से कई साथी ऐसे जो एग्जिट पोल में शामिल हैं, वो और उनकी संस्थाएं
भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ मैनेजमेंट का भी काम करती हैं, समय समय पर बूथ की जानकारी भी देती हैं। जो सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं वो सवाल मेरे मीडिया कर्मियों से ये भी है कि उन लोगों से भी पूछें कि जो एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं, वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है। यूपी में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा है कि मुसलमानों को अकल आनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के दिमाग में नफरत भर दी है। राजभर ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने गरीबों, दलितों और पिछड़ों का हक लूटा है, मुसलमानों के दिमाग में नफरत भरा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अकल आनी चाहिए, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ नफरत भरी हुई है। जो कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ वो बीजेपी सरकार में हुआ है। ये थोड़े धन खल बहुरानी, विपक्ष के लोगों के पास सीटें कम आ रही हैं, इस नाते वो बौखला रहे हैं। और एनडीए गठबंधन के पास जनता विकास के नाम पर, देखिए कल तक कांग्रेस की सरकार, सपा की सरकार, बसपा की सरकारें जब केंद्र में भी मिली जुली थी, प्रदेश में सरकारें हुआ करती थी, तो इन लोगों के राज में अनाज गोदामों में सड़ते थे। लेकिन मोदी जी के राज में 80 करोड़ लोगों तक वही अनाज पहुंचाया जा रहा है जो गोदामों में सड़ रहा था। इस वजह से जनता गरीब के इलाज के लिए लोगों के पास कोई योजना नहीं थी, सरकार लंबे समय तक चलाए। गरीब अपने जब कोई बीमार होता था, हॉस्पिटल भर्ती होता था, तो वो घर के रकम बेच देता था, सूती रुपया लेता था, खेत रेहन रखता था। लेकिन इन तीनों चीजों पर विराम मोदी जी ने लगा करके 5 लाख गरीबों को आयुष्मान कार्ड के नाम पर इलाज के लिए पैसा दिया। किसान को किसान सम्मान निधि के नाम पे 6,000 रुपया दिया। उज्ज्वला योजना, जनधन के नाम से खाते, कल तक इन लोगों की सरकारों में बैंकों में खाते खोलने के लिए लोग तरसते थे कि हमारा खाता खुल जाए। तो ये सारी सुविधाएं मोदी जी ने जनता को उपलब्ध कराई। और जो कांग्रेस, सपा, बसपा नहीं कर पाई, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए सरकार ने पास कराया। ये विपक्ष के लोग क्या बोलेंगे? अब मोदी जी ने तो कानून पास कर दिया कि हम बिजली फ्री देंगे, सोलर पैनल हम 75% सब्सिडी पर सभी लोगों के छत पे लगाएंगे और हम बिजली फ्री देंगे। ये क्यों नहीं कर पाए? ये तो सत्ता में थे ये लोग ना, क्यों नहीं कर पाए? अब मोदी जी तो कह रहे हैं जो महिलाएं हैं उनको हम काम देंगे और लखपति दीदी, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। तो उनका विजन है कि हम गरीब कमजोर को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, परिवार को विकास की तरफ मूव कराने के लिए काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से जनता खुश है। जनता खुश होकर के मोदी जी के नाम पर वोट दे रही है। मैं तो गांव में गया, गांव में मैं जैसे जो बुजुर्ग नहीं पहचान पाते हैं, 60 साल 65 साल के हैं, 70 साल के, उन्हें पूछा कि बाबूजी वोट के दिया? तो बाबूजी कौन पार्टी से हुआ? उनके बाबूजी हम लोग ऐसा सर्वे करते ही, कहा बाबूजी हम लोग मोदी जी को, हम फूल वाला ही बाबू, हमने फूल का वोट दे। मतलब ये ओपन मतदाता इस बात को कह रहा था। तो अब आप सोचिए ये लोग क्या किए हैं? इन लोगों ने पिछड़ों का हक लूटा, गरीबों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा। मुसलमानों को सिर्फ नफरत दे करके लोग वोट लेते हैं। मुसलमानों को तो अकल आना चाहिए, ये अकलियत के लोग कहे जाते हैं, लेकिन इनके घर दिमाग में खाली सिर्फ नफरत भरी है। ये कभी पहली बार देश की आजादी में जो काम कांग्रेस, सपा, बसपा नहीं कर पाई, पहली बार मुसलमानों के लिए मोदी जी, योगी जी के राज में 51 बच्चे आईएएस पास हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ देश में। क्या बोलेगा कोई? ये मुसलमान को दिमाग में लोगों ने फितूर भर दिया, नफरत। और मोदी जी, योगी जी चाहते हैं भाईचारा, मिल्लत। आओ, देश में जो काम हो रहा है, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं, उसका लाभ उठाओ, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, स्वास्थ्य, रोजगार, हर चीज तो दे रहे हैं। कहीं एक भी लाइन किसी योजना में मोदी जी, योगी जी की राज्य में कहीं एक लाइन लिखा हो ये मुसलमानों को मत देना, कहीं है? ये सिर्फ नफरत बीजेपी फैला रहे हैं, कांग्रेस और सपा बसपा के लोग फैला रहे हैं। बीजेपी सिर्फ भाईचारा का काम करती है, मिल्लत का काम कर रही है। किस आधार पे चिल्ला रहे हैं? 8 जून को माननीय नरेंद्र मोदी जी
तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। अभी तो 4 को गिनती है, हम तो 8 वाली बात बता रहे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि लोग बीजेपी के खिलाफ आज़ादी का नया आंदोलन शुरू करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा है कि जनता महात्मा गांधी के करो या मरो मोड में है। अखिलेश ने कहा है कि चुनाव के नतीजों को कुछ भ्रष्ट मीडिया कर्मियों और अधिकारियों ने विकृत कर दिया है। भाजपा की भ्रष्ट नीति भारत के भविष्य के लिए खराब है। चुनाव के नतीजों को कुछ भ्रष्ट मीडिया कर्मी और अधिकारियों की मिलीभगत से बदला भी और आगे भी इस चुनावी घपले को जारी रखने का षड्यंत्र रचा। भाजपा ने इन्हीं सब कारणों से देशवासियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। साथ ही भाजपा ने अग्निवीर जैसी अल्पकालिक भर्ती जो देश की सुरक्षा व सीमाओं से समझौता करके देश को खतरे में डाल दिया है। भाजपा का झूठा राष्ट्रवाद, चीन की घुसपैठ से रजांगला मेमोरियल जैसे शहीदों के बलिदान का स्मारक तक नहीं बचा पाए। भाजपा की भ्रष्ट नीतियां बीते कल के लिए नहीं बल्कि भविष्य में भी देश की रक्षा के लिए असमर्थ व अक्षम है। इसलिए जनता इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है और अपने देश के भविष्य बचाने के लिए नया स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने के लिए तैयार बैठी है। जनता स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बलिदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि भाजपा काल में उसका जीवन तो वैसे ही दूभर हो गया है। जनता की सकारात्मक सक्रियता से देश नकारात्मक ताकतों से आजाद होने जा रहा है। देश प्रेमी 140 करोड़ जनता की शक्ति के आगे भ्रष्ट और संकीर्ण सोच के चंद देश विरोधी लोग टिक नहीं सकते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। सीएम ने बिहार के मुद्दे के साथ लोकसभा चुनाव रिजल्ट व आगामी सरकार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच बिहार के अलावा राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं पीएम से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह से मिलने 4 बजे उनके आवास 6 कृष्ण मेनन मार्ग जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार की पीएम से मुलाकात के कई मायने हैं। मसलन लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है और मतगणना शुरू होने से एक दिन पहले मिल रहे हैं। बिहार समेत देश भर में एनडीए की सीटों का आकलन हो सकता है। सरकार बनने के वक्त जेडीयू का रोल क्या होगा, कैबिनेट में आगे दोनों सरकार कैसे मिलकर काम करेंगे। वही बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती है। पिछली बार नीतीश कुमार ने एक कैबिनेट मंत्री के सांकेतिक ऑफर को ठुकरा दिया था। बाद में कैबिनेट विस्तार में जेडीयू कोटे से आरसीपी सिंह मंत्री बने थे। इस लिहाज से आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आज एग्जिट पोल पर बात की। उन्होंने कहा है कि जनता का वोट अगर पड़ा है तो भाजपा को बहुमत नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 295 का जो आंकड़ा दिया है वो सही है। यदि भाजपा का 300 पार का है तो जनता का वोट नहीं, वो ईवीएम का वोट है। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। पुर्तगाल में एक एयर शो के दौरान 2 छोटे विमानों की हवा में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई है। वायुसेना ने बताया कि दक्षिणी पुर्तगाल में रविवार को एक एयर शो के दौरान 2 छोटे विमान हवा में टकरा गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में एक पायलट की मौत हो गई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें इन विमानों में टक्कर होती दिख रही है। वायुसेना ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि उसे यह घोषणा करते हुए खेद है कि शाम 4:05 पर बेजा एयर शो में 6 विमानों के हवाई प्रदर्शन के दौरान 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गए। हादसे के तुरंत बाद आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंची और बेजा हवाई अड्डे पर शो के आयोजकों के कार्यक्रम स्थगित कर दिया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 6 विमानों को उड़ान भरते हुए देखा जा रहा है, जिनमें से एक विमान ऊपर की ओर बढ़ता है, अन्य विमानों में से एक को छूता है और फिर जमीन पर गिर जाता है। पुर्तगाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में एक विमान के पायलट की मृत्यु हो गई है। हादसे का शिकार हुए विमान सोवियत संघ द्वारा डिजाइनिंग किए गए एरोबैटिक प्रशिक्षण मॉडल याकोवलेव याक 52 है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।